हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, हम आपके लिए हिंदी से संबंधित कुछ न कुछ आपका जो भी अध्याय है या कुछ प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं। तो आज भी हमारी कुछ ऐसी ही कोशिश है और आज की ये कोशिश हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो कोर्स बी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि उनके पास में जो बुक चलती है वो है आपके पास स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो ये दोनों ही पुस्तकें जो है ना, आपको बहुत तरह तरह की कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, दोहे हैं, पद हैं, सब कुछ बताती हैं। खास तौर से आपकी जो पुस्तक है स्पर्श, ये तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बताती हैं हमको। स्पर्श में हमने जो देखा ना, यहाँ पर ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो जब ये पुस्तक शुरू होती है तो वो पद्य खंड से यानी कि काव्य खंड से शुरू हो रही है। तो लगभग 7 अध्याय हमारे पद्य खंड के अंदर रहे, जिन्हें हमने पढ़ लिया, समझ लिया, यानी कि उसका हमने आपको लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद उसका पूरा अर्थ बताया, व्याख्याएं बताई, फिर उसके बाद हमने जो है ना हर एक चैप्टर का सार तक आपको बताया है, ताकि आपको जब कभी भी क्वेश्चंस आए तो उनको लिखने की परेशानी नहीं हो। फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रैक्टिस पेपर्स भी कराए। सेम यही पैटर्न हमारा चल रहा है गद्य खंड में। गद्य खंड में भी अभी तक हम काफ़ी चैप्टर कर चुके हैं। आज जो हम चैप्टर कराने जा रहे हैं वो है अध्याय संख्या 13। तो ये मानकर चलिए कि भाई इसमें पूरी बुक में हमारे 14 अध्याय थे, तो हम सेकेंड लास्ट अध्याय पे आ चुके हैं। तो ये जो हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये है पतझड़ की टूटी पत्तियाँ। ये चैप्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया है रविंद्र केलेकर जी ने। अब इस चैप्टर में है क्या, नाम से जैसे पता चल रहा है, पतझड़ क्या दिया है ना, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। अब पतझड़ का मतलब आप जानते हैं, ऑटम का महीना, उस समय क्या होता है कि जो भी पुरानी पत्तियां वगैरह होती हैं वो सब झड़ जाती हैं और जो है नए के लिए हम एक प्लॉट दे देते हैं पेड़ों को कि यहाँ पर अब क्योंकि पुरानी चीज़ें झड़ जाएंगी तो अब नया पत्ते, नए फल, नए फूल आने की एक गुंजाइश बनती है उसमें। तो सेम यहाँ पर इस चैप्टर में भी हम 2 ऐसे प्रसंग देखेंगे जहाँ पर 2 ऐसी बातों को बताया जाएगा जो चली बहुत टाइम से आ रही हैं, लेकिन उनको हटाकर नई चीज़ों के लिए आगे जो प्लॉट कहते हैं तैयार किया जाएगा। तो इसमें एक प्रसंग है हमारा गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो पहला जो हमारे पास में प्रसंग आ रहा है गिन्नी का सोना, इसे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते हैं। ये क्या चीज़ है हम चलिए अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तो समझाएंगे ही समझाएंगे, तो यहाँ पर समझेंगे। और दूसरी होती है झेन की देन। यहाँ पर हम एक चाय पीने की ऐसी पद्धति के बारे में जानेंगे जो हमारे माइंड पीस के लिए बनाई गई है। तो दोनों ही जो प्रसंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, खास तौर से पहला वाला गिन्नी का सोना वाला। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले हम एज यूजुअल जैसे लेखक का नाम हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही हम लेखक देखेंगे। तो लेखक है हमारे रविंद्र केलेकर जी। देखिए क्या दिया गया है। इनका जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। अब देखिए ये रविंद्र केलेकर जी हैं, इनकी पिक्चर यहाँ बनी हुई है। खास तौर से ध्यान रखिएगा कब इनका जन्म हुआ है, 7 मार्च 1925 को। अब आप में से बहुत स्टूडेंट ये चीज़ पूछते हैं कि क्या मैम लेखक का जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय तो नहीं आता है, लेकिन हाँ उनकी कृतियाँ और उनका जन्म या मृत्यु की तारीख ज़रूर पूछी जा सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आएगा ही आएगा, लेकिन पढ़ के रख लेने में क्या नुकसान है ना। तो उसको पढ़ लीजिए। हर चैप्टर का एक सिंपल सा एक काम करना, 14 अध्याय हैं आपके पास में, ठीक है। हर अध्याय के लिए आप एक कॉपी लेना, उसका पूरा पेज, उसमें आप जो है 3 सेक्शन बनाना, 3 या 4 सेक्शन। पहले सेक्शन में लेखक का नाम, दूसरे में लेखक की जन्म तारीख और स्थान, तीसरे में उसका क्या कहते हैं निधन की तारीख और स्थान, और चौथा कॉलम जो है वो थोड़ा बड़ा रखना जहाँ पर हम उनकी कृतियाँ मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से 14 आप कॉलम बना लोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को फटाफट रिकॉल करने के लिए, यानी कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है ये हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने बताया कि रविंद्र केलेकर जी का जन्म हुआ है 7 मार्च 1925 को, और कहाँ हुआ है, कोंकण में।
ये छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। तो आप सभी को पता है कि कोंकण रेंज गोवा में ही आता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हुए? गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। तो आप समझ में आया क्या चीज़ उन्होंने बोला कि देखिए, शुरू से ही ये गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। अभी आप जब इनका प्रसंग पढ़ेंगे ना, अभी जो 2 प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक वो गांधी जी का ही उदाहरण देकर हमको प्रसंग उन्होंने समझाया है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन्होंने गांधी विचार चिंतन, यानी कि उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इसी को उन्होंने अपने लेखन में, अपने जनजीवन में हर जगह उतारने का प्रयत्न किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपनी चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा है। अब क्या मतलब है? इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खुद अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है? अनुभवजन्य टिप्पणियों, यानी कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, उन पर इन्होंने काफ़ी टिप्पणियाँ लिखी हैं। और उनकी चिंतन को मौलिकता, यानी कि प्रैक्टिकली वो चीज़ हमें समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अब यही जो चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई हैं, अब ये इनके दोनों प्रसंग में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब इनके प्रमुख कार्य देखिए क्या है। कोंकणी में ए उच्च वाडाठे सूर समिधा सांगली ओ थांबे, मराठी में कोंकणी चे राजकरण, जापान जसा दिसलसा, फिर है और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। तो ये कुछ कृतियाँ हैं उनके द्वारा लिखी हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार क्या है? गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो भाई चूंकि ये गोवा से ही बिलोंग कर रहे थे, कोंकण रेंज में, तो वहाँ का इनको कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, या जैसे हमने बताया कि इस पाठ में 2 प्रसंग हैं। पहला प्रसंग हम देखने जा रहे हैं गिन्नी का सोना, और दूसरा प्रसंग है हमारा झेन की देन। तो दोनों प्रसंग को पहले सही से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं और सब घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। तो मेन जो बेस है वो आपके लिए समझना पहले ज़रूरी है। क्या दिया गया है? शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसीलिए यह अलग से चमकता है। यही कारण है कि यह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत होता है। औरतें इसी सोने के गहने बनवाती हैं। अब ज़रा थोड़ा सा चीज़ प्रैक्टिकल रूप में समझिएगा कि आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि सोना जो है वो 2 तरीके का होता है। एक तो शुद्ध सोना होता है, दूसरा होता है गिन्नी का सोना। अब जो हमेशा देखना, शुद्ध सोना जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप उसमें आप अक्सर क्या देखोगे, उससे जो बने गहने होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, कहीं बैठो कुछ हो तो दब जाते हैं। दूसरा होता है गिन्नी। गिन्नी मतलब अब हमको गिन्नी आपको समझाएं, जैसे कॉइन, ठीक है। गिन्नी को ऐसे समझो जैसे कॉइन हो गया, या आपका सोने का जो बिस्किट आता है उस तरीके से। तो ये जो इनमें फ़र्क क्या होता है, जो शुद्ध सोना होता है वो एक तो चमकता कम है, और दूसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इससे क्या होता है कि उसमें लचीलापन बहुत होता है। अगर हम उसको ऐसे बेंड करना चाहें तो ईजिली बेंड हो जाएगा। लेकिन गिन्नी यानी कि जैसे कॉइन होता है, तो उस कॉइन में, सोने में तांबा मिलाया जाता है। अब तांबे की डेंसिटी, आप लोग सभी लोग साइंस पढ़ते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, सोने से ज़्यादा तांबे की डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है। तो सोने में तांबा इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा मजबूत बन सके, क्योंकि जो ये गहने सोने के बनते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा मुलायम होंगे तो पहनना इनको मुश्किल हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, जब तांबा मिलाया जाता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है, पहली बात तो गिन्नी की, और दूसरा इसमें स्टेबिलिटी आती है, यानी कि ये मजबूत बन जाता है। अब औरतें जो गहना पहनती हैं वो कौन सा होता है?
तांबा मिला होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो फिर क्या कहते हैं, ये लोग चीटिंग करते हैं। नहीं, चीटिंग नहीं करते हैं ज्वेलरी मार्केट वाले। सिंपल सा एक होता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, आप लोगों ने ये मार्किंग सुनी होगी, ठीक है। तो जो आपका गहना बनेगा वो 24 कैरेट में बनता है। 22 कैरेट मतलब बहुत थोड़ा शुद्धिकरण की तरफ होता है, उसमें तांबा नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जो 24 कैरेट का होता है उसका रेट कम भी होता है और साथ ही साथ उसमें तांबा मिला होता है। तो इसीलिए जो इनसे गहने बनते हैं वो हमेशा आपका 24 कैरेट में रहेगा। और जैसे आप लोग सोने के बिस्किट हैं या सॉलिड सोना जैसे लिया जाता है, सोने के कॉइन लिए जाते हैं, तो उनकी अलग होती है, ठीक है। तब उसमें आपको शुद्ध सोना मिलता है, उसमें मिलावटी नहीं होता। तो अब आपको समझ में आ गया कि दो तरह के सोने का मतलब क्या है, एक शुद्ध सोना है और दूसरा गिन्नी का सोना है। गिन्नी का सोने में तांबा मिला होता है, इसलिए वो ज़्यादा चमकता है और गहने भी उसी से बनते हैं। लेखक सोने के माध्यम से आदर्शों की बात कर रहे हैं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होते हैं। अब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे नियम बनाते हैं, हमारे कुछ आदर्श होते हैं। तो ये आदर्श को सोना कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी आदत है कि नहीं, जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत कहूँगी, जो सही है वो सही कहेंगे। मेरे अपने जीवन जीने के तरीके हैं जिसमें टाइम टू टाइम उठना, सोना, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना, कुछ नेक दिल काम करना, ये हमारे आदर्श हैं, ठीक है। अब जैसे गांधी जी के आदर्श थे सत्य और अहिंसा, उन्होंने ये आदर्श अपने बनाए। तो ये आदर्श हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, हमें सबके सामने उजागर करते हैं, सब हमारी तारीफ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये उसी सोने के समान होते हैं, शुद्ध सोने के समान की बात कर रहे हैं, ठीक है। शुद्ध सोने के समान ये आदर्श होते हैं। शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने का। कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर उसे चलाते हैं। व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकल होकर। अब ये कैसे का तात्पर्य हुआ? आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि अपने जीवन में आदर्श बनाते तो ये बहुत है। अब सिंपल, जैसे हमने अपने जीवन में एक नियम बनाया कि हम कभी भी रोड जो ट्रैफिक नियम जो रूल्स हैं उनको हम कभी ब्रेक नहीं करेंगे, चाहे जैसी हो जाए। और हम सबसे कहते भी हैं कि भाई हम तो रोड के सारे जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन इसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, सिर्फ कहने या मानने से नहीं है। अगर हम इन सारे आदर्शों को मानते हैं, अगर हम इनको कहते हैं, तो ये शुद्ध सोना है कि हाँ, ये हमारे व्यक्तित्व को निखार रहा है। लेकिन अगर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और डेली रूटीन में उसको हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए हमें अपने ऑफिस के लिए देर हो गई, तो हम क्या है, हम अपने अगर रेड लाइट है तो हम रुकेंगे, फिर जब ग्रीन लाइट होगी तो हम चलेंगे। अगर मानते हैं तो व्यवहारिकता में लाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अब इन्हीं में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में बहुत सारे नियम तो बनाते हैं, कहते नहीं मैं सत्य का साथ देता हूँ, मैं ट्रैफिक के सारे नियम फॉलो करता हूँ, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से उनको हमेशा बेंड करते रहते हैं। जब ज़रूरत होती है तो सत्य बोलते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो उसको हिसाब से घुमा फिरा कर थोड़ा झूठ भी बोल लेते हैं। डेली तो वो अपना नियम फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस किसी दिन ऑफिस के लिए देर हो रही है तो वो रोड के जो जितने भी रूल्स हैं उन्हें ब्रेक करने से बाज नहीं आते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय पड़ते हुए अपने इन आदर्शों को अपने हिसाब से ढालते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों पर चलेंगे, चाहे ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए, ठीक है। यही होता है वो व्यवहारिकता का मतलब क्या हो गया, वो तांबा। हम अपने आदर्शों को जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व को और निभाते हैं। कुछ लोग सिर्फ रूल्स बनाते हैं, मानते हैं, लेकिन उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। कुछ लोग बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वही चीज़ है, आदर्श अगर हम बना लेते हैं तो वो शुद्ध सोना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते तो वो बेकार है। मतलब सोना होते हुए भी उसका हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम उसमें तांबा यानी कि थोड़ा प्रैक्टिकलिज्म मिला देते हैं तो वो हमारे यूज़ में आता है और वो बन जाता है गिन्नी का सोना। यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने समझाई है। थोड़ा सा तांबा मिलाकर उसे चलाते हैं। इन लोगों को हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं।
वास्तविकता में बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यावहारिकता का होता है। आदर्श को कोई नहीं देखता, कोई ये देखता है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को कितना यूज में ले रहा है। ठीक है सॉरी। कुछ समय पश्चात आदर्श पीछे हटने लगते हैं तथा व्यावहारिकता सूझबूझ आगे आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, वे व्यावहारिकता को पहचानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। तो अब एक कंडीशन और होती है कि हमने आदर्श बना लिए और उसे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमेशा चलता रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा काफ़ी हद तक, और लोग हमें पहचानेंगे भी कि हाँ भाई ये जिसने जो नियम बनाए उन नियमों को मानता है, फॉलो करता है, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हमारे आदर्श पीछे रह जाते हैं, तो वो कंडीशन भी गलत होती है। मतलब आपको अपनी लाइफ में इन दोनों का बैलेंस लेकर चलना है, आदर्श भी और व्यवहारिकता भी। आदर्शों को अपने व्यवहार में लेकर आना है। अब इसी तरीके से कुछ लोग जो है गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। गांधी जी के सिंपल जो 2 नियम थे, सत्य और अहिंसा, ठीक है। इसके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे वो अपना काम सारा खुद करते थे, यहाँ की अपना टॉयलेट भी को भी जो वॉश करना होता था वो काम करते थे, बर्तन धोते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने जो आदर्श बनाए उन आदर्शों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। दूसरों के लिए ही नहीं सिर्फ वो आदर्श खड़े किए, वो खुद उसको इम्प्लीमेंट करते थे अपनी लाइफ में और दूसरों को इस चीज़ के लिए प्रेरणा देते थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, यानी कि उन्होंने जो आदर्श बनाए उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। वे व्यावहारिकता को पहचानते थे, यानी कि किसी चीज़ को व्यवहार में कैसे लाना है ये जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। वो आदर्श जो बहुत ही अलग, अब जैसे यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब आप देखिए 1947 में गांधी जी के आदर्शों को लाखों करोड़ों लोगों ने माना। क्यों माना, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने जो आदर्श खड़े किए उसे वो खुद भी फॉलो करते थे। अगर उन्होंने सत्य कहा तो वो सत्य का फॉलो करते थे। अहिंसा के, उनके ऊपर लाठियां बरसा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उन्होंने पलट कर वार नहीं किया, पलट के अपशब्द नहीं किए, वो चुपचाप जो अगर कोई उन्हें मार रहा है तो वो मार खाते रहते थे। तो एक्चुअल क्या हुआ कि उन्होंने दूसरों के लिए जो आदर्श बनाए उसको पहले उन्होंने खुद फॉलो किया, इसीलिए वो उनको कहा गया कि वो उन आदर्शों को व्यवहारिकता में लाना जानते थे। गांधी जी कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं होने देते थे। वो आदर्शों में व्यवहारिकता मिलाते थे, व्यवहारिकता में आदर्श को नहीं मिलाते थे। समझ में आया, क्या चीज थी, सोने में तांबे को मिलाया जाता है, तांबे में सोने को नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हम जिसमें जिस चीज़ को मिला रहे हैं उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए कि 80% अगर सोना है तो 20% उसमें तांबा मिलाया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सोने में तांबा मिलाना। लेकिन अगर हम तांबे में सोना मिलाएंगे तो क्या होगा, 80% तांबा होगा और 20% सोना होगा। तो वही चीज़ उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि हम आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। जो हमारे आदर्श हैं उन्हें हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल, यानी कि आप ये कहिए कि वास्तविकता पर लेकर नहीं आते थे। कि मतलब नहीं, अब जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है उसको समझिएगा, जो व्यक्ति पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होता है वो इमोशंस की तरफ ध्यान नहीं देता, ठीक है। लेकिन आदर्श का मतलब क्या है कि वो इमोशंस पे भी काम करे। यहाँ पर उन्होंने भी कहा कि अपनी व्यवहारिकता को हम, अपने आदर्शों को हम व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं गिरने देते थे, यानी कि उसे पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं बनाते थे। हमारे जो आदर्श हैं उनमें इमोशंस की भी जगह है, उसमें सभी चीज़ों की जगह है, लेकिन उसे हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं होने देते थे। अपने व्यवहार में लाते थे लेकिन पूरी तरीके से व्यवहारिकता को हावी नहीं होने देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। तो समझ में आया, हमारा जो प्रैक्टिकल, हमारा जो व्यवहार था उसे हम आदर्शों के स्तर तक ले जाते थे, यानी कि हम डेली जो चीज़ें कर रहे हैं वो अपने आदर्शों को ध्यान में रख कर करेंगे।
वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। तो तांबे में सोना और सोने में तांबा मिलाने वाली बात तो मैंने आपको समझा दी है। इसीलिए सोना हमेशा आगे रहता है। तो हमेशा सोने की वैल्यू ज्यादा रहती है, देखिए तांबे की नहीं रहती है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, यानी कि हमेशा जो है वो अवेक रहते हैं कि क्या चीज़ घट रही है, कैसे घट रही है, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। ठीक है, जो व्यवहारिक लोग होते हैं, जो सजग रहते हैं, जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रहेंगे, वो हर काम करने में देखेंगे मुझे कितना लाभ है और कितना हानि है। लेकिन जब हम अपनी व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर तक पहुंचा देते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हम संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए ही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे इस एक्ट से हमें कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे हमारे इस काम से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। ये होता है आदर्शों के स्तर तक व्यवहारिकता को ले जाने पर। ठीक है, और व्यवहारिकता के स्तर पर आदर्श को लाने पे क्या होता है, हम हर समय सिर्फ अपना लाभ और हानि ही देखते रहेंगे। वे जीवन में सफल होते हैं तथा अन्यों से आगे जाते हैं जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, जो अपने आदर्शों के स्तर तक व्यवहारिकता को लेकर आते हैं, वो हमेशा जीवन में आगे निकलते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ पाते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर चढ़ा ले, यही महत्व की बात है। तो अब देखिए क्या है, जो लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो खुद आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो लोग क्या होते हैं, अब आदर्शों के स्तर तक व्यवहारिकता को लेकर जाते हैं, वो अपना तो आगे बढ़ते हैं लेकिन अपने साथ सबको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग देखिए ना, खुद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी मदद जिन लोगों ने करी उनका नाम कहीं नहीं होता। लेकिन जो लोग सबको साथ लेकर चलते हैं वो अपने साथ साथ सबका भला करते हैं। ये काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज को आदर्शवादी लोगों ने ही शाश्वत मूल दिए हैं। जो ये आदर्शवादी लोग होते हैं, इन्होंने ही समाज को शाश्वत मूल दिए, यानी कि ऐसे नियम, ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें दी हैं जो आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगी। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है, और जो लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। ठीक है, हम वो बहुत सारे लोग थे, भाई मैं तो बहुत प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सोचता हूँ। तो जो लोग सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनके मूल सिर्फ अपने लाभ हानि के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जो लोग आदर्शवादी, यानी कि जिन्हों हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते हैं, जो अपने आदर्शों में व्यवहारिकता को मिलाते हैं, ऐसे लोग सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ते, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लेखक ने ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो ये तो हमारा पहला जो प्रसंग था खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रसंग की तरफ। दूसरा प्रसंग है हमारा झेन की देन। कौन सा प्रसंग है? झेन की देन। अब इसमें क्या देखने वाले हैं, देखिए चलिए। तो इस प्रसंग में ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ मैं थोड़ा बैकग्राउंड में समझा दूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी कैसे ख़त्म हुई थी, याद है आप सभी को? अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, जिसकी वजह से जापान जो है वो पूरी मतलब समझ लीजिए आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, और इस बम के गिरते ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका ताकतवर था, तो उसने अपनी ताकत दिखाते हुए इस विश्व युद्ध में इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, और जापान को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जब ये बम गिराए गए तब तो हुआ ही हुआ, और उसके न जाने कितने सालों तक आज भी ये दर्द वो सह रहा है, क्योंकि उसके प्रभाव में जितने लोग आए, उन लोगों को उस समय तो परेशानी हुई, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी बहुत टाइम तक विकलांग और न जाने किस किस तरीके की बीमारियों से ग्रसित रही। ठीक है, अब एक तरीके से राइवल हो गए ये दोनों देश। जापान तो पूरी तरीके से अमेरिका का राइवल हो गया। उस समय जो है अमेरिका, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह के समय, वो एक विकासशील देश था, यानी कि अब विकास कर रहा था। जैसे आज है, वो विकसित देश बन चुका है, पूरी तरीके से डेवलप कर चुका है। ठीक है, भारत जैसे विकसित देश है, जापान भी अब विकसित देश है, लेकिन भारत क्या है, विकासशील देश है, वो अभी विकास कर रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं है।
ठीक है। तो अब उस समय जो अमेरिका था वो विकास की तरफ बढ़ रहा था और उसके जो काम करने का तरीका था वो अपने आप में बहुत स्पीड लिए हुए था। मतलब वो बहुत ही चारों तरफ सारी चीज़ों को सोच रहा था और बहुत ही तेज़ी से हर चीज़ों को कर रहा था। जापान जब क्या कहते हैं, इन परमाणु बमों के इफेक्ट से थोड़ा सा बाहर आया तो उसके अंदर भी अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की होड़ लग गई। क्या हुआ, अमेरिका उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे अमेरिका से आगे निकलना है। तो आगे निकलने के लिए अब देखिए दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। पहली चीज़, अमेरिका विकासशील देश था और यहाँ पर जापान आधे से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था उन परमाणु बमों के हमले के कारण। अब उसे क्या था, जापान को क्या होड़ थी कि उसे अमेरिका से आगे निकलना। आप ये समझ लीजिए अमेरिका यहाँ है तो जापान यहाँ है, मगर उसकी सोच क्या थी कि उसे यहाँ निकलना है। तो उस कंडीशन में उसने क्या किया कि हम जितना काम करते हैं उस काम करने की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो हम अमेरिका से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे जापानियों में देखिए हर काम को करने की, अभी आप कोई भी वीडियो जाकर सर्च करोगे, जापानियों में काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। सोचने की स्पीड, क्योंकि हम काम की स्पीड जब बढ़ाते हैं तो उससे पहले हम अपने दिमाग की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तो दिमाग बढ़ाना। अब क्या हुआ कि उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है जिसकी वजह से उनके हाथ बहुत तेज चल रहे हैं। तो आप देखिए जो कब 1945 में पूरी तरीके से देश डिस्ट्रॉय हो चुका था, आज वो कितना डेवलप हो चुका है। ठीक है, जापान आज डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। तो इसके लिए उसने क्या किया, अमेरिका जो काम 1 महीने में करता था, जापान ने उसे 1 दिन में करने की अपनी स्पीड डेवलप कर ली। सोचिए 30 दिन का काम जापान 1 दिन में कर रहा है। तो इससे उसके काम करने की स्पीड बढ़ी, उसके दिमाग की स्पीड बढ़ी। और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खराबियां भी आती हैं। जापानियों ने अपने दिमाग की स्पीड को 1 महीने की रफ्तार, 1 दिन में 1 महीने का काम कर रहे थे, तो उस स्पीड को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, जिसकी वजह से जापान में मनोरोगियों यानी कि जो मेंटल स्टेटस से जो जुड़ी बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा होने लगी। इस वजह से वहाँ पर आपको लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगे, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन हुआ, रिश्तों में खटास हुई, ये सारी चीज़ें आती गई। तो इन सभी से बचने के लिए जापानियों ने एक टेक्निक खोजी जिसे चा नो यू कहते हैं। ये एक चाय पीने की पद्धति है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम इस वाले में यानी कि झेन की देन में देखने वाले। मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया है पूरा। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी ये कहानी जो रविंद्र केलेकर जी ने जापान में जाकर देखी थी। ठीक है, इस प्रसंग में जापान की दिनचर्या एवं रहन सहन का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि जापान में 80% लोग मनोरोगी हैं, यानी कि मेंटल डिप्रेशन के शिकार हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया वहाँ के लोगों के रहने सहने, काम करने के तरीके। अब वो मैंने आपको समझा दिया कि उनके काम करने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से अब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ पे अगर तुम ज़्यादा प्रेशर दोगे, मान लो ये तुम्हारा राइट हैंड है, अब इस राइट हैंड से तुम ज़्यादा काम लोगे तो ये सारी चीज़ें शोल्डर से लेकर हाथ तक सब कुछ दुखने लगेगा, दर्द होने लगेगा ना। उसी तरीके से अगर हम दिमाग का बहुत ज़्यादा काम लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, वो भी तो एक जगह ऐसा आएगा कि स्ट्रेसफुल होगा ना। भाई उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है, हर मशीन की कैपेसिटी होती है, तो हमारे शरीर की भी होती है। देखो शरीर में हम अगर पूरा दिन काम करते हैं तो रात का एक समय होता है कि जब हम अपने शरीर को पूरी तरीके से रेस्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये लोग दिमाग का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर मनोरोगी यानी कि मेंटल स्ट्रेस के पेशेंट्स ज़्यादा थे। यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यानी कि उन लोगों ने अपनी जीवन की रफ्तार क्यों बढ़ाई है, क्योंकि उन्हें अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करनी थी। यहाँ व्यक्ति चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। यहाँ लोग बकते हैं तथा एकांत में बड़बड़ाते रहते हैं, यानी कि वो लोग हर समय इतना ज़्यादा एक्टिव, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं कि ज़रा भी देर अपने शरीर को आराम नहीं देते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम थोड़ी देर भी आराम दे देंगे तो उससे क्या होगा, हमें आलस आएगा और आलस आने के चक्कर में हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी चीज़। तो अगर हम जैसे आपको बोल रहे हैं, अभी कोई चीज़ बता रहे हैं, अगर
हम जापानी हैं तो हम अकेले में रहते हुए बराबर कांस्टेंट तब भी हम बोलते रहेंगे, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले में होंगे तो भी हम बड़बड़ 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 करते रहेंगे, तब भी हम अपने आप को शांत नहीं होने देते हैं। यहाँ के लोग अमेरिका से टक्कर लेने की होड़ में 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो अमेरिका के लोग काम जो 1 महीने में करते हैं, जापानी वही काम 1 दिन में करते हैं। यही कारण है कि उन लोगों ने अपनी जीने की रफ्तार को बढ़ाया है। सिर्फ चलने से ही काम नहीं चलता, वो हमेशा दौड़ते रहते हैं। काम करने से ही नहीं है कि उन्होंने अपने शरीर में भी वो इंजन फिट कर दिया है कि वो उस रफ्तार से दौड़ सके। इससे तनाव बढ़ता है, जाहिर सी बात है कि हमको स्ट्रेस तो होगा ही होगा। अब हम शरीर को, दिमाग को, हर किसी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भाई स्ट्रेस तो होगा, थकान तो होगी ही। यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। मानसिक रोगी यानी कि दिमागी तौर पर। लेखक के जापानी मित्र उन्हें एक शाम एक टी सेरेमनी में ले गए। ठीक है, अब हमने बता दिया कि वहाँ पे बहुत सारे मनोरोगी हैं। अब इन मनोरोगियों को का इलाज क्या है? आप तो बोलोगे किसी भाई साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, तो भाई साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, 1-2 थेरेपीज लेगा, 1-2 सेशंस लेगा, लेकिन वो उनको उतना स्ट्रेस फील नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने एक चीज़ डेवलप करी, एक थी टी सेरेमनी। उसके ज़रिए क्या होता था, अभी हम उस टी सेरेमनी को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसमें वो किसी भी, कहते ना, काम को एक करने की स्पीड इतनी ज़्यादा कि 1 महीने का काम वो 1 दिन में कर रहे थे, लेकिन टी सेरेमनी में वही काम जो आप कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर, वो काम 2 घंटे में किया जा रहा है। यानी कि अपने दिमाग को इतना स्लो कर देना, अपने शरीर को इतना स्लो कर देना, जिसकी वजह से जो दिमाग का एक स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर टी सेरेमनी में थी। ये चाय पीने की एक विधि है। जापानी में इस विधि को चा नो यू कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। जापान में इस टी सेरेमनी को क्या कहा जाता है? चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी। अब इनके जो हमारे लेखक हैं रविंद्र केलेकर, इनके एक जापानी मित्र थे। तो जब जो हमारे लेखक हैं वो जापान गए, तो इनके जापानी मित्र उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए। और टी सेरेमनी कहाँ थी? वो 6 मंजिला इमारत थी, जिसके सबसे टॉप पे ये सेरेमनी होनी थी। ठीक है, तो देखिए 6 मंजिला इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तथा तातामी यानी कि चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। अब ठीक है, अब आप लोगों ने जापानियों का एक सेटअप देखा हुआ है पिक्चर्स में या कभी भी, तो उसमें देखना कि वो लोग सीमेंटेड नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर भाई कई मंजिला है तब तो सीमेंटेड बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो जो 6 मंजिला इमारत थी उसके टॉप फ्लोर पे दफ्ती की यानी कि कार्डबोर्ड की जो है वो रूम्स बनाए गए थे। ठीक है, और वहाँ पर कोई भी सोफ़ा सेट या समथिंग कुछ भी नहीं था। आपको ज़मीन में एक चटाई बिछी थी, उस चटाई पर बैठना था। ठीक है, तो आप जापानी वाला जो सेटअप है वो अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से जापानियों के घर होते हैं, कार्डबोर्ड के बने हुए थे। अब वहाँ पर कार्डबोर्ड का बना होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि वो वहाँ जापान जो है वो सबसे ज़्यादा भूकंप आने वाला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर जो भी चीज़ें पक्की इमारतें बनती हैं भूकंप रोधी बनती हैं या कार्डबोर्ड की होती हैं कि ये गिरे भी तो लोगों को नुकसान नहीं हो, इसलिए वहाँ पर दफ्ती का जो घर वगैरह है वो ज़्यादा बनाने का प्रोविज़न है। ठीक है, तो अब 6 मंजिला इमारत पे ये दफ्ती की एक पर्णकुटी यानी कि छोटी छोटी कुटियाँ बनाई गई थी। बाहर एक बेढप सा मिट्टी का बर्तन था। अब उस पर्णकुटी कमरे के अंदर जाएं, दफ्ती के बने हुए उस रूम के अंदर हम जाएं, उसके बाहर एक मिट्टी का बर्तन रखा था, बड़ा बेढप सा। ठीक है, ये नहीं बोलो बड़ा तराशा हुआ सुंदर सा, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल अजीब सा बेढप सा, कोई आकृति नहीं, कुछ नहीं। उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। उस पानी में उन लोगों को हाथ पांव धोने थे। अब आपको उस रूम में दाखिल होने के लिए यानी कि उस दफ्ती के रूम यानी कि पर्णकुटी में दाखिल होने के लिए उस मिट्टी के बर्तन में जो पानी भरा है उससे हाथ मुंह धोकर अंदर होना था। यानी कि जब आप टी सेरेमनी के लिए अंदर जा रहे हो तो पहले अपने आप को फ्रेश करो।
ठीक है, धूल मिट्टी जो कुछ लगा होता है, एक होता है ना मुंह से हम लोग पानी से मुंह धो लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो वो पानी भरा हुआ है ताकि आप उसको मुंह हाथ धोइए और तब अंदर प्रवेश करिए। तौलिए से पोंछकर अंदर गए। अंदर बैठे चाजीन ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अब अंदर जब वो गए तो हर जगह होता है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बंदा हमको चाय बनाकर देने वाला है। जो हम टी सेरेमनी के लिए वहां पर गए हैं ना, तो वो बंदा जो वहां पर है वो क्या कहलाता है, आपका चाजीन। क्या कहलाता है, चाजीन। अब ये ध्यान रखिएगा। अब जापानियों में नमस्कार करने का तरीका क्या है, वो लोग जो है ऐसे करके नमस्कार करते हैं ना, ऐसे झुक के, तो वो ही चीज चाजीन ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और उन्हें बैठने की जगह दिखाई कि आप यहां पर बैठिए। फिर उसने अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। अब उसे बनानी है चाय। तो अब ये ऐसा नहीं था कि भाई अब व्यक्ति आने वाला तो पहले से चाय चढ़ा दे। अब चूंकि यहाँ पर हर काम, हर एक प्रोसीजर बहुत धीमे धीमे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंसान ने जो अपने दिमाग की रफ्तार बढ़ाकर अपने आप को स्ट्रेस दिया है, उसे रिवर्स में डालना है। जितनी तेजी से वो आगे बढ़ाता, अब उतने धीमे 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 उसे पीछे करना है। ठीक है, तो मतलब कि जितना मान लीजिए कि हम 100 की स्पीड से आगे चल रहे थे, तो अब हम 5 की स्पीड से चलेंगे। इतना धीमे हमें काम करना है। तो अब उसने एक बर्तन आग पे रखा, उस पर चाय चढ़ाई। वह बगल के कमरे में कुछ बर्तन लेने गया। उसने तौलिए से बर्तन साफ किए। उसने ये सारा कार्य अत्यंत संजीदगी से किया, यानी कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बढ़िया से एकदम बन के, और बहुत ही धीमी धीमी गति से ये सारा काम वो कर रहा था। उस शांत वातावरण में चायदानी के पानी का उबाल भी सुनाई दे रहा था। अब जब जहाँ पर हम चाय पीने गए हैं ना, उस रूम में आप 2 ही लोग जा सकते थे, यानी कि तरीके से 3 भाई, जैसे लेखक थे, लेखक के जापानी मित्र थे और वो चाय बना लेना। इससे ज़्यादा लोग उस रूम में अलाउ नहीं थे। जब आप टी सेरेमनी के लिए जाओगे, एट अ टाइम वहाँ पे 2 ही लोग रह सकते हैं और प्लस चाजीन। और वहाँ पर आप बिल्कुल शांति होती है, इतनी, जिसको हम बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट, कि पिन भी गिरेगी तो उसका भी आवाज़ हमें आनी चाहिए। इतनी शांति थी कि जब चाय के बर्तन में वो पानी उबल रहा था तो उसकी आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी, इतनी शांति। चाय तैयार होने पर उसने उस प्यालों में भरा। अब जो प्याले लेकर आया था बगल के कमरे से, जिन्हें साफ किए थे, जब चाय बन गई तो उनमें डाला। अब चाय के कप बहुत छोटे छोटे, जिसमें 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं आती थी। ठीक है, फिर उनमें वे प्याले हम 3 मित्रों के सामने रख दिए। वहाँ की विशेषता यह है कि वहाँ 3 आदमियों से ज़्यादा को प्रवेश नहीं दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। 3 लोगों से ज़्यादा का प्रवेश वहाँ निषेध है। अब वो जो प्यालों में चाय भरी थी वो रख दिया लेखक और लेखक के मित्र के सामने। प्यालों में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। अब सोचिए, 2 घूंट चाय और उसे एक एक बूंद पीना है, और ये चाय हमें ख़त्म करनी है 2 घंटे के अंदर। समझ में आया? यही है शायद टाइम, नहीं सॉरी, करीबन 1.5 घंटे। तो 2 घूंट चाय को आपको पीना है कितना, 1.5 घंटे तक। सोचिए, 2 घूंट पीने में 5 मिनट का समय, क्या 2 मिनट का समय नहीं लगता, लेकिन उस चाय को पीने के लिए इन्हें कितना समय दिया गया था, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे से पहले उस चाय को खत्म नहीं करना था। 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा, यानी कि धीरे धीरे एक एक बूंद चाय पीनी थी। इस गतिविधि से दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। अब किसी भी काम को अगर हम बहुत धीमी गति से करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर सुस्त हो जाएगा, दिमाग सुस्त हो जाएगा, और वही हुआ। दिमाग को ही यहाँ धीमी गति में लाना था, इसीलिए ये टी सेरेमनी होती थी। अब क्या हुआ, 2 घूंट चाय जो 1.5 घंटे तक पी जा रही है, दिमाग इतना धीमे हो चुका था कि मत पूछिए। फिर थोड़े समय बाद पूरी तरीके से बंद हो गया। उसने, दिमाग ने क्या किया, सोचना बंद कर दिया। लेखक को लगा कि ये अनंत काल में जी रहा है। उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। अनंत काल का मतलब क्या होता है, हमें टाइम का अंदाजा नहीं रहना, कि ना हमें पास्ट याद है, ना हमें फ्यूचर की टेंशन है। जो है वो प्रेजेंट है, और वो इतना लंबा टाइम है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कितना समय बीत चुका है।
और वहाँ पर सन्नाटा बहुत था कि एक एक चीज़ वहाँ पर, क्योंकि अब हमारा दिमाग क्या था, शांत था, इस वजह से आसपास घट रही हर एक चीज़ हम सुनने के लिए केपेबल थे। अक्सर हम या तो वो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, यानी कि बेकार हैं। पास्ट जो बीत चुका उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आने वाला जो समय है उसमें भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वो प्रेजेंट होता है। तो दोनों ही काल यानी कि भूतकाल और भविष्य काल मिथ्या हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में, असल में दोनों काल मिथ्या हैं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के मन से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए, यानी कि ना उसे पास्ट याद आ रहा है ना फ्यूचर याद आ रहा है, वो जो कुछ है वो प्रेजेंट में है। उसके सामने केवल वर्तमान क्षण था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल मतलब कि बहुत ही लंबा था। उस दिन लेखक को जीने का वास्तविक अर्थ मालूम हुआ। जापानियों को झेन परंपरा की ये एक बड़ी देन थी। तो जापानियों की जो झेन परंपरा थी, उन्होंने ये टेक्निक खुद डेवलप करी। यानी कि देखिए, जापानियों को की दिमाग की दाद देनी चाहिए आपको कि उन्होंने अमेरिका जैसे देश से जब कंपटीशन किया तो उनसे आगे निकल गए। ठीक है, छोटा सा देश जिसमें आए दिन ना जाने कितने भूकंप आते हैं, उसे अमेरिका ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और आज वो इतनी डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो उसने अगर वो ठानी कि उसे आगे निकलना है तो वो निकला भी। फिर दूसरी चीज़, उसे ये लगा कि हमारे देश के लोग जो हैं वो इस तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, तो उन्होंने बीमारियों से ज़्यादा जो है वो इस परंपरा पर ध्यान दिया, जिससे वहाँ के लोगों के दिमाग भी धीरे धीरे सही होने लगे। तो ये थी झेन, यानी कि जापानियों की झेन परंपरा की देन, इसीलिए इस पूरे प्रसंग का नाम रखा गया झेन की देन। तो देखा आपने कितने दो अच्छे प्रसंग यहाँ पर बताए उन्होंने पतझड़ में टूटी पत्तियों के नाम से। वो पत्तियाँ जो कहीं ना कहीं टूट गई थीं, उन पत्तियों के लिए एक नया प्लॉट तैयार किया जहाँ पर नई चीज़ों और नई परंपराओं ने जगह ली, चाहे वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट लोग हों या झेन की परंपरा की देन हो। ठीक है, तो ये दो प्रसंग हमने यहाँ बड़े अच्छे से पढ़े समझे। अब इन्हीं प्रसंगों पर आधारित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो रहेंगे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये पूरा पार्ट पढ़कर तैयार रखिएगा ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।